नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े आपके मसलों का, आपकी शंकाओं का समाधान भी करते हैं और आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियम कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। उत्पाद अब जीएसटी के अंतर्गत ही आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी ने कई राज्यों और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू हुआ और जीएसटी कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। अप्रत्यक्ष करों एक ऐसा कर जो आय या मुनाफे के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया है। जीएसटी के इन दोनों मुख्य भागों विभाजित है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि एक सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर या दूसरा जो है वो है एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सहज भाषा में जीएसटी को 2 भागों में बांटा गया है और 2 मुख्य स्तर पर लागू किया गया है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। विस्तृत रूप में जीएसटी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जीएसटी लगाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर करों का व्यापक प्रभाव समाप्त हो गया। व्यापक कर प्रभाव का अर्थ है कर पर कर। ये तब होता है जब किसी उत्पाद को अंतिम ग्राहक तक बेचने से पहले उसके उत्पादन के हर चरण में कर लगाया जाता है। हर स्तर पर पहले से ही कर लगाया, उत्पाद पर एक नया कर लगा दिया और ऐसे में इसका जो मूल्य है वो लगातार बढ़ता रहता है और जब तक वो एक व्यक्ति जो कि खरीदता है उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचता है, उसके ऊपर कई कर लग चुके होते हैं। इसलिए इसमें शामिल सभी कर के कारण अंतिम ग्राहक को अधिक कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। उत्पाद के बिक्री कर और जीएसटी पर विस्तार से बातचीत आज करने के लिए हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार अभिजीत जी, आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको विषय हम बता देते हैं। विषय आज का हमारा है उत्पादों की बिक्री से जुड़ा हुआ। अगर आपका भी कोई सवाल है जीएसटी से रिलेटेड, अगर आपका कोई सवाल है कि आखिर आपको जीएसटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, कानूनी राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं। फोन करिए और कानूनी राय आप लीजिए। जीएसटी से छोटे कारोबारियों को कैसे फायदा होगा, उपभोक्ताओं को कैसे फायदा होगा और कैसे हुआ फायदा, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, तमाम विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। जीएसटी भरने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसे और आसान बनाया गया है और आसान बनाने के लिए अब जीएसटी यानी कि जो लोग भरते हैं उसमें कितनी हद तक कितने बड़ी है या फिर संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे ऐसे कानूनी पेचीदगियों की आज हम बात करेंगे। अभिजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जीएसटी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि है क्या। जीएसटी के पहले हमारा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर हम लोग कोई सामान किसी को बेच रहे थे जी। तो उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाते थे। तो वो टैक्स हमें हर स्टेट के अलग और केंद्रों के अलग से दोनों अलग अलग हुआ था। तो एक कस्टमर को एक सामान के लिए 2 बार टैक्स देना पड़ता था। तो उसी को हटाने के लिए ये नया लेके आया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये नया कानून हमारा इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई
2017 में। इसमें क्या सुविधा हुआ, कोई एक सामान हम खरीद रहे हैं कलकत्ता से या तो केरला से, वो सामान बेच रहे हैं दिल्ली में, उसी में बंगाल की या तो केरला राज्यों की जो टैक्स होता है उसमें जो ऐड हुआ, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स हुआ करता था, वो दोनों मार्च करके हमारे पास दिल्ली में पहुंचाता है। उसी में हमारा एक बार टैक्स देना पड़ता है। अभी पहले हमें 2 बार टैक्स देना पड़ता था, एक बार तो स्टेट को, एक बार सेंट्रल को अलग से। अभी ये दोनों का एक साथ करने के लिए नया जीएसटी कानून लाया गया, जो हमारा सुविधा के लिए, ताकि कस्टमर्स जो लोग सर्विस ले रहे हैं, जो सेवा ले रहे हैं, उनको एक बार टैक्स देने से काम हो जाएगा। अभिजीत जी जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार से बताया। और सर ये भी बताइए कि केंद्रीय जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, दूसरा राज्य जीएसटी यानी कि एसजीएसटी, और तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी के बारे में आप बताइए। इन तीनों को हमें विस्तार से समझाने की कोशिश करें। एक तो मैंने बोला कि कोई सामान के ऊपर एक राज्यों की टैक्स होता है, जो सामान उसी राज्य में प्रोडक्शन हो रहा है, वो जब बेच रहे और दूसरी राज्यों को, तो उसी में एक टैक्स उसी राज्यों की होता है। लेकिन फिर वो जब दूसरे राज्यों में जाता है, तो वो दूसरी राज्यों वाला भी वो टैक्स लेता है तीसरे राज्य के बेचने के लिए। तो ये सारे चीज इकट्ठा करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया सीजीएसटी, जहां पे उसी का अंदर स्टेट टैक्स भी इंक्लूडेड है, और एक बार टैक्स देने से आपको 2 बार टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। और जो आईजीएसटी के बारे में आप बोले, वो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है, वो है कोई भी एक राज्य कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक बार जो इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेते हैं, मतलब दोनों राज्यों या तो सेंट्रल की एक बार ही होता है, उसी से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो लोग टैक्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है अभिजीत जी, आम आदमी को उत्पादों पर जीएसटी लगने से क्या फायदा हुआ है? जीएसटी तो 2017 से लगने शुरू हो गई, आम आदमी को, उपभोक्ता को क्या फायदा हुआ? एक चीज जो है, हमें कोई एक सामान, जैसे कि मैंने बोला, मान लीजिए हम टूथब्रश हम यूज कर रहे हैं, हर इंसान, हर राज्यों के हर इंसान यूज कर रहे हैं, लेकिन वो टूथब्रश हम लोग कॉलगेट के खरीदता है कि बिना का कुछ ही कंपनी का खरीदता है, तो वो जिस राज्य में तैयार होता है उसी टूथब्रश के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है। अभी मान लीजिए वो टूथब्रश जिस राज्य से आता है हमारा दिल्ली में, तो वो 3-4 राज्यों होके आ सकता है, और हर राज्यों की एक वहां पे टैक्स हुआ करता था बॉर्डर में, जो पहले हम लोग एंट्री टैक्स कहते थे, वो एंट्री टैक्स भी खत्म कर दिया, अभी उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कर दिया। और जब उन्होंने एक प्रोडक्ट के ऊपर पहले जो सेल्स ऑफ गुड टैक्स की तहत टैक्स लिया करते थे, अभी वो भी खत्म कर दिया, उसी में ये आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी में एक राज्य में आपको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी हर राज्य की टैक्स आपको उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा, जो इंटीग्रेटेड टैक्स के तहत हर राज्य को मिलेगा और सेंट्रल को भी मिलेगा जी। इसमें कस्टमर की ये फायदा हुआ कि उन्होंने एक बार जो कॉलगेट की या तो किसी का भी जो टूथब्रश खरीद रहा है, वो एमआरपी के ऊपर जो टैक्स होता है एक बार ही वो देता है, और एमआरपी के ऊपर हमें ये नहीं कि एमआरपी में जो लिखा है वही पैसा से हमको खरीद रहा है, उससे कम पैसे से हम खरीद सकते हैं। एमआरपी के मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी प्रोडक्ट को मैक्सिमम उसी रेट पे आप बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे जितना सारे मॉल है, या तो हमारा अभी तो नया नया मॉल सिस्टम चालू हुआ, लेकिन जो हमारा पहले दुकान था, किराने की दुकान हमारा एरिया में, वो लोग भी ऐसे करते थे, 15 रुपया की ब्रश, अरे चलो कोई नहीं 12 रुपया दे देना, तो उसमें एमआरपी लिखा होता है 22 रुपया, लेकिन वो लोग बेचता था 15 रुपया, अगर उसी में भी वो डिस्काउंट करके हमें 12 रुपया में दे रहे हैं, तो इसका मतलब पहले वो 12 रुपया में भी बेच सकते हैं, लेकिन अभी ये जीएसटी की तहत
कोई कोई बिजनेसमैन उसका फायदा उठा रहा है और वो एमआरपी के ऊपर उन्होंने पैसा कलेक्ट कर रहा है। ये एक हमारा असुविधा भी है। एक जैसा सुविधा हुआ कि हमें एक बार टैक्स देना पड़ता है, वैसे असुविधा भी ऐसा है कि कोई कोई बदमाश बिजनेसमैन है जो लोग एमआरपी से ही पैसा लेते हैं, चीज खरीद बेचते हैं। जी, ये दोनों ही है हमारा। जी ठीक है। अभिजीत जी, सवाल ये भी है कि क्या क्योंकि ये कहा जाता है कि छोटे जो कारोबारी है उनकी मुसीबतें जीएसटी के बाद बढ़ गई है, क्यों और कैसे? उसकी मुसीबत इसीलिए हुआ, आपको आप देखे होंगे हमारा जो लोकल किराना की दुकान है उन लोगों के पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है ही नहीं। क्योंकि आज भी वो लोग याद रखते हैं और ज्यादातर आप समझते हैं कि इंडिया की अभी भी आदमी बहुत ही इलिटरेट है, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं है। वो जो सुनता है उसी से बेचता है, सामान कोई नोट करके नहीं रखता है। जो सामान खरीदता है 10-20 पीस उसको बेचता है, फिर उसको खरीदता है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने हर महीना, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली आपको जीएसटी रिटर्न जमा करना है। और ये जीएसटी रिटर्न तभी होगा जिसका पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज होगा। लेकिन छोटा कारोबारियों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज कहाँ होता है। इसके बदले क्या हुआ, उनके पास समस्या हो जाता है क्योंकि वो टैक्स दे के खरीद के लेके आता है, लेकिन वो टैक्स वसूल नहीं कर सकते। ये है उनका प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल। तो ये उनकी समस्या है। लेकिन ऐसे में क्या बिक्री कर और वैट अलग अलग से उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है क्या? नहीं, जैसे कि हम चीज खरीद के लेके आया, मान लीजिए हमारा जहाँ पे होलसेल मार्केट है वहां से मैंने 20 पीस टूथब्रश लेके आया, तो वो टूथब्रश जो 20 पीस हम लेके आया उसी में तो हमारा जो होलसेलर है, महाजन जो कारोबार है, वो तो उसमें टैक्स ले लिया और वो टैक्स लेके मुझे बेचा है क्योंकि उनके पास तो कंप्यूटर हिसाब है, वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन हम तो 20 पीस वाले कारोबार है, हमारा पास जो 20 पीस के लिए तो एक कंप्यूटर हम नहीं रख सकते हैं। 20 पीस हमारा कब बिकेगा क्या पता। तो हमें वो जो टैक्स दे के आया वो टैक्स तो हमारा वसूल नहीं हुआ। हमें एमआरपी के ऊपर ही बेचना पड़ेगा क्योंकि हमारा पास इतना ना तो हमारा पढ़ाई लिखाई इतना दूर है, ना हमारा पास कंप्यूटर की समाधान है। ये हमारा ये प्रॉब्लम रह गया। बिल्कुल। तो छोटे कारोबारियों की ये जाहिर तौर पे दिक्कत है, उनके व्यापारियों की ये दिक्कतें यहाँ पर हैं जो उन्हें पेश आती है जीएसटी की वजह से। अभिजीत चट्टोपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। और जीएसटी कैसे रिटर्न किया जाता है, कैसे फाइल किया जाता है, लीगल हेल्पलाइन में आज जो हम विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, सवाल यही है, विषय यही है कि जीएसटी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप चाहते हैं कानूनी सलाह लेना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभिजीत चट्टोपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हिमांशु दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, आपका क्या सवाल है? केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन लेनी थी जी मैम। एक मेरा दोस्त है हिमांशु मैम, उसको शक के दायरे में उठाया गया है। वो नाबालिग है और मैम उस पे चालान लग गया है और पुलिस वालों ने हाथ भी उठाया है। किस तरह के आरोप है आपसे जानना चाहेंगे? मैम सामने कोई पार्टी तो है नहीं, पर उसपे पहले तो मर्डर का केस का शक के दायरे में उठाया था। उसके नंबर पे कॉल वॉल की गई थी, तो और उसके बाद सही से बताया नहीं पुलिस वालों ने, फिर लूट मार का केस लगाया। ठीक है। अभिजीत जी, हमारे विषय से थोड़ा सा हटके ये सवाल है इनका एक दोस्त है, उसको शक के दायरे में लेकर पुलिस वालों ने उठा लिया है। उनका कहना है कि हत्या में भी उसकी संलिप्तता हो सकती है और उसके बाद लूटपाट के भी आरोप, एलिगेशन उस पर लग रहे हैं। क्या आप कानूनी सलाह देंगे? ये मेरे ख्याल से हत्या की अगर होगा तो 302 का लगा दिया होगा और इसके साथ लूटपाट की अगर होगा तो 147, 148, 149 के तहत उनको अरेस्ट किया गया।
लेकिन वो तो अकेला नहीं हो सकता है ना, उनके साथ और कोई बंदा भी होगा। तो ये जानकारी होना चाहिए। और इसका एफआईआर जरूर हुआ होगा, तो एफआईआर की नंबर लेके इसको ढूंढना चाहिए कि कौन सा सेक्शन में इनका ऊपर अभियोग लाया गया। तो उसी की बाद ही पता चल जाएगा कि इसका क्या करना है। लेकिन इन्होंने कुछ बोला है नाबालिग है करके। जी, नाबालिग है। तो ये नाबालिग जब है तो वो इनका तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इनका बेल होना चाहिए। इसका गार्जियन को जाना है तो तुरंत उसका जमीन मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगा उसका। बिल्कुल। तो उनके जो पेरेंट्स हैं अगर वो जाएं जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में तो जाहिर तौर पर जमानत मिल जाएगी। और ये जो पूरा तुरंत मिल जाएगी जमानत भी, और ये जो पूरा मामला है ये भी बहुत हद तक हल्का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। बहरहाल एक बार फिर से हम विषय पर लौटते हैं। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे अभिजीत चट्टोपाध्याय जी, क्या जीएसटी में सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर की दर होती है वो समान होती है या फिर अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग कर लगता है? यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं के ऊपर अलग अलग कर इन्होंने डाला जी। एक तो है जीएसटी रेट 0% कर दिया, जहाँ पे फूड ग्रेन्स किया है, जो खाद्य सामग्री जहाँ पे है उसमें 0% जीएसटी लगता है। लेकिन 5% जीएसटी इन्होंने लगाया जो जहाँ पे कंजम्पशन और एसेंशियल कमोडिटीज है उसी में लो टैक्स करके 5%, और 12% एंड 18% इन्होंने लगाया थर्ड केस में, जहाँ पे 2 स्टैंडर्ड रेट्स इन्होंने फाइनल किया है। ज्यादातर हमारा 18% टैक्स इन्होंने वसूल करता है हर चीज में। इसके अलावा भी एक है 28% रेट, जहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सॉप, शैम्पूज, ये सारे चीज में 28% टैक्स लगाया रहा। और जहाँ पे हमारा मतलब हमारा खिलाफ जो है ये गुड्स में जो है टोबैको, पान मसाला या तो कोल्ड ड्रिंक्स या तो ये सारे चीज में इतना रेट लगाया 28%, जहाँ पे साधारण आदमी की भी बहुत परेशानी होता है, इतना टैक्स देना पड़ता है। और कुछ लग्जरी गुड्स के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया है जी। और इसमें से एक है जो 15% एक इन्होंने जीएसटी लगाया, उसमें से भी कुछ क्लासिफिकेशन इन्होंने बनाया। तो ये सारे चीज है, इनका अलग अलग कर होता है ये जाहिर तौर पर। हाँ ठीक है। जीएसटी भरने की प्रक्रिया क्या होती है सर, क्योंकि ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। और हर महीने की बिक्री का रिटर्न भरने की तारीख क्या होती है? अंतिम तारीख की अगर हम बात करें, जो कहते हैं डेडलाइन है, इससे पहले आपको जीएसटी फाइल करना है। और सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उसे भरना होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि बहुत कहा जाता है कि टफ प्रक्रिया, इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे और उसके बाद इसका सरलीकरण किया गया था। तो क्या प्रक्रिया है बताइए। एक तो है जीएसटी में आपको सारे गुड्स जिस कारोबारों ने जिस चीज का कारोबार कर रहे हैं उनका सारे लिस्ट इनके पास होना चाहिए। उसके बाद इनका सेल्स क्या हुआ, इनवॉइस कितना जाहिर किया, इनवॉइस कितना रेज किया, उसी के ऊपर इन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये सारे आपको अकाउंट्स रखना है। वो अकाउंट्स के तहत जीएसटी रिटर्न होगा। और जीएसटी रिटर्न भी आपको ऑप्शन है, आप महीना भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं और हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एनुअल रिटर्न मस्ट। और अगर आप मंथली रिटर्न ले रहे हैं तो आपको महीना आपको जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको क्वार्टरली रिटर्न जमा करना है, लेकिन आपको पास वो सारे इनवॉइस होना चाहिए जहां तक आपने टैक्स रेज कर रहा है। अभी तो जो लोकल किराना की दुकान है, मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई बिल रेज ही नहीं करते हैं, वो तो कैश पैसे से ले लेते हैं। अभी तो नया तरीका एक आ गया कि आप गूगल पे करो, फोन पे करो और कुछ भी करो, पेटीएम करो, तो उसमें इनवॉइस कहाँ रेज होता है, उसमें रेज नहीं होता है। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, दीपक जी है, गुरुग्राम से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए।
मैम मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ जी। हाँ, वहाँ पे मैम मेरे मतलब पैसे जैसे कि मैंने वहाँ पे 2 महीने जॉब की थी। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे 1 महीने की थी सैलरी दे दी, लेकिन 1 महीने की सैलरी दी नहीं और मुझे भगा दिया वहाँ से। ये कहा पैसे नहीं मिल पाएंगे आपके। ठीक है। तो मैम मैं लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, तो मुझे पता नहीं है कैसे की जाएगी। हाँ ठीक है अभिजीत जी, इनके सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने 2 महीने उन्होंने काम किया, 1 महीने की मिल गई, 1 महीने की नहीं मिली। कितना है जी? सैलरी कितना मिलता है? सैलरी कितनी मिलती है दीपक जी? मैम सैलरी मिलती है 9,500 रुपए, 12 घंटा की ड्यूटी है जी। 9,000 मिलती है। 9,500 के लिए आपका वहाँ पे लेबर कोर्ट है। लेबर कोर्ट में जाके आप वहाँ पे उसका असिस्टेंस मिलता है, आप उनसे बात कीजिएगा, वो लोग खुद आपको एप्लीकेशन बना देगा और एक एप्लीकेशन के तहत आपको केस दर्ज हो जाएगा। आपको वकील भी कर सकता है। अगर आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है तो आप वहाँ पे लीगल एड सर्विसेज होता है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर मोहल्ला में, हर ब्लॉक में। आप वहाँ जाइएगा, सरकार आपके लिए वकील अपॉइंटमेंट कर देगा, जो वकील आपके लिए आपका केस दर्ज करेगा, उसका आर्गुमेंट करेगा, उसके लिए आपको लड़ाई करेगा कोर्ट में। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो जाएगा अगर आप सक्षम नहीं हैं वकील हायर करने के लिए तो। और ऐसे में जाहिर तौर पर लगता है आपकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका अभिजीत जी ने आपको बताया है। एक बार फिर से सर हम वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं, अपने विषय पर लौटते हैं, क्योंकि बात हम जीएसटी के कर रहे हैं। क्या रिटर्न के लिए कोई प्रारूप है क्या इसका, और जिसे देखकर रिटर्न भरा जा सकता है? हाँ, अगर आपको रिटर्न नहीं भरते हैं और आपने इनवॉइस रेज नहीं करते हैं, आप सामान बेचते हैं, तो ये आपका कानूनी दायरे पे आपको क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। हाँ। और ये जीएसटी अथॉरिटी आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी डाल सकता है और उसी में आपको जमानत भी लेना पड़ेगा। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जी जी जी। किराए की दुकान में ग्राहक 5 या 10 रुपए का भी सामान अगर खरीदते हैं तो क्या उसका भी बिल बनाना पड़ेगा क्या? इस तरह का है कुछ ऐसा जीएसटी में? क्योंकि जहां पे जीएसटी की जो स्लैब इन्होंने बनवाया, ये अगर फूड ग्रेन्स होगा तो उसी में जीएसटी की कोई प्रावधान है ही नहीं। लेकिन आप दूसरी कुछ सामान ले रहे हैं जहां पे 5% टू 12% या तो 28%, 18% टैक्स है, तो उसी में तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने टैक्स दे के आया और टैक्स आपको देना है। इसका कारण भी है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो आपने पूछा था आईजीएसटी क्या है। ये जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है वो तो राज्य से ही करता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर ही करता है। लेकिन वो आईजीएसटी लेने के बाद वो क्या करता है, वो फिर उसी स्टेट को, उसी राज्य को ही वापस कर देता है। जी जी जी। तो इसका मतलब हो गया कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी कलेक्ट किया और लेकिन आपने कोई इनवॉइस रेज नहीं किया, आपने टैक्स नहीं भरा, तो सरकार की जो टैक्स देना पड़ता है राज्यों को, वो कहां से देगा? बिल्कुल। तो नेचुरली आपको इनवॉइस भी रेज करना पड़ेगा, आपको रिटर्न भी भरना पड़ेगा। हो सकता है आपने इनवॉइस रेज नहीं किया तो आपने जीरो जीएसटी भी आप भर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। आपने बहुत विस्तार से, तफसील से हमें जीएसटी के बारे में बताया कि जीएसटी क्या होती है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे इसको फाइल करते हैं, कैसे रिटर्न भरते हैं, कितनी महत्वपूर्ण होती है और उपभोक्ताओं को इसका कैसे फायदा मिलता है, छोटे कारोबारियों को क्या कुछ दिक्कतें पेश आती है, कैसे उससे निजात पा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत विस्तार से हमें इसके बारे में, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।